आज की क्लास में हम समाज शास्त्र का सामान्य अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग पिछली कक्षाओं में समाज शास्त्र को पढ़े होंगे। आज हम फिर से इसको थोड़ा सा दोहराना चाहेंगे। समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्ट, कहीं कहीं आप लोगों को ऑगस्ट काम्टे भी मिलता है। ऑगस्ट काम्ट, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज को सबसे पहले सामाजिक भौतिक शास्त्र या सोशल फिजिक्स के नाम से बताया। 1938 में इनकी एक कृति आती है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें इन्होंने समाज शास्त्र को समाज शास्त्र नाम दिया। शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं इसके। समाज शास्त्र का विज्ञान जो है समाज शास्त्र कहलाता है। सोशियोलॉजी शब्द जो है लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से निकल कर आया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार बच्चों इसका एक अर्थ निकल के आ गया, समाज का शास्त्र अर्थात समाज शास्त्र। प्राचीन काल से समाज शब्द का प्रयोग मनुष्य के समूह विशेष के लिए होता आया है। जैसे उदाहरण दें आप लोगों को बच्चों, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, जैन समाज, शिक्षित समाज, धनी समाज आदि। जब हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा ना पढ़ें तो ज्ञान अधूरा रहेगा। तो कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा है, समाज का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। कुछ समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज की परिभाषा हम देना चाहेंगे। एक समाज शास्त्री हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने समाज को कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। बच्चों, हम लोग आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं समाज से जुड़े होते हैं। अब कोई ये कह दे नहीं हम समाज में नहीं रहते हैं, तो हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज से जुड़े रहते हैं। अगले समाज शास्त्री हैं गिडिंग्स। गिडिंग्स ने कहा समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। अगले आते हैं समाज शास्त्री ऑगस्ट काम्ट। बच्चों, अगले समाज शास्त्री हैं ऑगस्ट काम्ट। अभी हमने आप लोगों को बताया कि ऑगस्ट काम्ट जो हैं ये समाज शास्त्र के जनक हैं। तो इनके अनुसार परिभाषा आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। अब देखिए, ऑगस्ट काम्टे जी ने बच्चों कम शब्दों में बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है। इन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान। बच्चों, अगर समाज में एक व्यवस्था नहीं होती, एक सिस्टम नहीं बनाया गया होता, तो हमारा समाज जो है ये सुचारू रूप से कभी भी चल नहीं पाता। हम रोड पे या कहीं भी घर से बाहर निकलते तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते। एक सिस्टम बनाया गया तो जिससे हमारा समाज जो है प्रगति से चल रहा है। अगले समाज शास्त्री आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वर्गेस।
वर्गीस ने बड़े ही कम शब्दों में इन्होंने बड़ी ही मजबूत बात कह डाली है। इन्होंने कहा समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए बच्चों, जब हम समाज में रहते हैं तो हम अकेले कभी भी कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमें व्यवहार करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। बिना समाज के हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। समाज में हम एक भारतीय समाज का परिचय देना चाहेंगे आप लोगों को। भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज से बच्चों आप लोग परिचित हैं, लेकिन आप लोगों को जो समाज की पहचान पता है वो अभी कम शब्द होंगे आप लोग के पास। हम बताना चाहेंगे भारतीय समाज जो है एक ऐसा समाज है जो विभिन्नता में एकता का अनुपम उदाहरण है। हमारा भारतीय समाज ये अपने आप में विभिन्नता को संजोए हुए है। कहा गया है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश चाहे भाषा अनेक है। यहाँ पे विभिन्न उपजातियों, जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ की बोली, यहाँ की भाषाएं विभिन्न हैं, बोली भाषाओं में विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम एक हैं। हम बड़े ही प्यार से कहते हैं हम भारतीय हैं। अनेकता में एकता ही है इसकी पहचान, इसीलिए हमारा भारत देश महान। बच्चों भारतीय संस्कृति जो है ये एक अनूठी संस्कृति है। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे ऐसी संस्कृति आप लोग को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। आध्यात्मवाद इस संस्कृति की आत्मा है। हमारे भारत में अधिकतर लोग अध्यात्मवाद में विश्वास करते हैं। भारतीय समाज की परंपरागत संरचना का व्यवस्थित रूप आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता के रूप में हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद इस संस्कृति की उच्चता को स्पष्ट करते हैं। बच्चों वैदिक काल में जैसा समाज था उस समाज में चोरी, बेईमानी, धोखा ये सब नहीं था। बच्चों लोग एक साथ आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहते थे। स्त्रियों की दशा भी वैदिक काल में बहुत उच्च कोटि की थी। वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं अपाला, घोषा, गार्गी, शकुंतला। इससे हमें पता चलता है कि वैदिक काल का समाज जो था बहुत ही उत्तम कोटि का था। बच्चों आगे हम समाज में उपनिवेशवाद को बताएंगे। उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देश को सीधे नियंत्रित करता है। इसमें कोई भी शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देश को सीधे नियंत्रित करता है। बच्चों जैसे आप लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझिए इसको। प्राचीन काल की बात करें तो हमारे देश में बहुत सी कंपनियां आई। मध्यकाल की बात करें तो बहुत सी कंपनियां आई, फ्रांसीसी, डच, कौन कौन सी कंपनियां आई और हमारे देश पे आधिपत्य ग्रहण कर ली और अपना उपनिवेशवाद करने लगी। यहाँ पे इसको और सरल शब्दों में हम समझें तो कमज़ोर
लोगों या क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की एक विस्तारवादी नीति है। उपनिवेशवाद जो है कमज़ोर लोगों पे अपना नियंत्रण करके या कमज़ोर क्षेत्र पे अपना नियंत्रण, अपना कब्जा करके उस पे विस्तार करना और पूंजी कमाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। इसको और शब्दों में, दूसरे शब्दों में बच्चों समझ लीजिए, वो नीति या प्रणाली जिसमें एक देश किसी अन्य देश या क्षेत्र को नियंत्रित करता है, एक देश किसी अन्य देश को नियंत्रित करता है, इसी चीज़ को बच्चों उपनिवेशवाद कहा जाता है। आगे बच्चों अगली पॉइंट आती है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद बच्चों एक भावना है। कहा गया, हिंदी कवियों ने भी कहा है कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बच्चों राष्ट्रवाद ये एक भावना है। इसको हम कैसे व्यक्त करें? हमारे पास शब्द नहीं है। अपने देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता ही राष्ट्रवाद है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की भौगोलिक बनावट से प्रेम करें, वहाँ की संस्कृति से प्यार करें, वहाँ के रहने वाले लोगों से प्यार करें। बच्चों यही राष्ट्रवाद होता है। एक उर्दू कवि हैं, आप लोग शायद जानते हैं, उर्दू शायर इकबाल हैं। उन्होंने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देखिए बच्चों, उन्होंने राष्ट्र प्रेम में सराबोर एक ऐसी कविता कही। उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा, यानी पूरे विश्व में कहीं ऐसा देश नहीं है, सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हम बुलबुलें हैं। हमारा देश जो है एक बागीचे की तरह है। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद में उन्होंने कितनी अच्छी कविता कह डाली है। राष्ट्रवाद का उदय बच्चों 18वीं से 19वीं सदी, 18वीं से 19वीं सदी के बीच हुआ। 19वीं सदी के बीच हुआ। अगली पॉइंट आती है समुदाय। अगली पॉइंट बच्चों समुदाय आती है। समुदाय किसे कहते हैं समझिएगा। समुदाय समुदाय लैटिन भाषा के कौम तथा म्यूनिस शब्द से बना है। कौम तथा म्यूनिस, COM, कौम तथा म्यूनिस शब्द से बना है। कौम का अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, सेवा करना। इस तरह से इसका एक अर्थ निकल कर आ गया साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय का मतलब हो गया साथ मिलकर सेवा करना। इसको दूसरी भाषा में समझिए, इसको दूसरी भाषा में समझिए। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करना होता है। समुदाय, कोई भी समुदाय हो, उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं बच्चों, तब वो समुदाय होता है। अब समुदाय में रहने वाले लोग भावनात्मक रूप से जुड़े ना हो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग ना करते हो, तो उसे हम समुदाय नहीं कहेंगे। समुदाय के प्रकारों की अगर बात करें तो समुदाय के दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण और दूसरा होता है नगरी। दूसरा समुदाय होता है नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को जानते हैं बच्चों।
नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसकी पहली विशेषता है कृषि व्यवसाय पशुपालन। गांव में अक्सर लोग खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। और इसकी दूसरी विशेषता है प्राकृतिक निकटता। गांव के लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, लेकिन बच्चों नगरों में ऐसा नहीं होता है। नगरों में भी लाइट चली जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और गांव में ऐसा कुछ नहीं है, लोग पेड़ पौधे के नीचे आके हवा ले लेते हैं। तो ऐसी इसकी विशेषता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता आती है सरल व सादा जीवन। गांव के लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर बहुत ही सरल होता है बच्चों, एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं गांव के लोग। इसकी ये विशेषता है। सामुदायिक भावना रखते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ गांव के लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसी सामुदायिक भावना रहती है। अब वहीं अगर नगरों में देखें तो नगरों में क्या होता है, इसकी पहली विशेषता है जनसंख्या का अधिक घनत्व। नगरों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, रोटी रोजी की तलाश में बच्चों लोग शहरों की तरफ जाते हैं, और जिस कारण शहरों की जनसंख्या अधिक हो गई है। और इसके बाद अगली पॉइंट आती है बच्चों विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। गांव में लोग एक वर्ग समुदाय के होते हैं, लेकिन नगरों में अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं। मोहल्ले में, पड़ोस में अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपना कार्यभार करते रहते हैं। गांव में लेकिन ऐसा नहीं, एक ढोलक भी बजी तो गांव में 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन नगरों में बच्चों ऐसा नहीं होता है, सब लोग अपना काम करते रहते हैं। आवास की समस्या, अगली विशेषता इसकी आवास की समस्या। नगरों में रहने की बहुत समस्या। अगर कोई अतिथि आ गए या कोई मेहमान आ गए तो लोग खिला पिला के रात में ही विदा कर देते हैं, सोने की जगह नहीं होती, बड़ी समस्या होती है नगरों में। इसके बाद एकांकी परिवार की महत्ता। नगरों में अक्सर लोग एकांकी परिवार में रहते हैं। एकांकी परिवार आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकांकी परिवार कहा जाता है। तो अक्सर नगरों में आप लोग को एकांकी परिवार देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है धार्मिक लगाव की कमी। नगरों में बच्चों धर्म को लोग कम महत्ता देते हैं, कर्म ही पूजा है। लोग कार्य करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, और गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, अन्य और ना जाने कितनी कितनी प्रथाएं गांव में चलती हैं बच्चों, लेकिन नगरों में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगली पॉइंट आती है बच्चों सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता। नगरों के लोग समाज को गति देते हैं, लेकिन बच्चों गांव के लोग ऐसा नहीं करते हैं। गांव के लोग 2-4 घंटा काम कर लेते हैं, फिर थक हार के सो जाते हैं। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नगरों में जो है, नगर के लोग जो हैं वो समाज को हमेशा गति देते हैं। कब कहाँ क्या हो रहा, हमेशा एक्टिव होते हैं बच्चों। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो तो बच्चों कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।